द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो भी हमने कल प्रॉब्लम्स डिस्कस की, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी ही, बट इन सब प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी हमारे पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी। मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास एक एडवांटेज थी। तो अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। सो हुआ क्या कि मतलब अफ्रीका में हमने देखा था कि जब वो आज़ाद हुए, जब वो इंडिपेंडेंट हुए, तब उनके जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, वो बैठे और उन्होंने उसी टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे डिस्कस किया कि उनका जो आने वाला देश है, जो उनके देश का फ्यूचर है साउथ अफ्रीका का, वो कैसा होगा। बट इंडिया के पास ये एडवांटेज थी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे तब हमें ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी पड़ी। हमारे पास काफ़ी हद तक ये डिस्कशन ऑलरेडी हो रखी थी। मतलब कि हमें ऑन द स्पॉट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जब वो वहाँ पे बैठे थे, तो उससे कहीं पहले ही कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रखी थी, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी कि हमारा आने वाला देश आज़ाद भारत कैसा होगा। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका काम उस टाइम के लिए थोड़ा आसान हो गया। तो मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो कंसेंसस है, कंसेंसस मतलब एक तरीके से सबकी सहमति, आइडियाज की कैसे होने वाला है कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो वो कैसा देश होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही लगभग लोगों में डिस्कस हो चुकी थी। वो उसी टाइम पे इवॉल्व हो रही थी कि जब हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उसी टाइम पे ये चीज़ें भी उभर के आ रही थी कि भाई हम आज़ाद तो हो जाएंगे, बट आज़ादी के बाद क्या होगा। तो ये डिस्कशन पहले से ही चल रही थी। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। अब हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, जो हमारी आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल था, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि हम जो भी हमने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ है, बल्कि वो और चीज़ों का भी स्ट्रगल था। अंग्रेज़ों के खिलाफ तो था ही, बट उसके साथ साथ बाकी सब चीज़ों के खिलाफ भी हमारे देश के लोग लड़ रहे थे और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे थे। It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. तो अंग्रेजों के खिलाफ तो ये था ही था स्ट्रगल। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रगल था वो इसलिए भी था कि हमारी कंट्री को कैसे रिजुविनेट करें, मतलब कि एक तरीके से कैसे उसका पुनर्जन्म हो, कैसे वो वापस से एकदम फ्रेश तरीके से निकल के आए कि जो ब्रिटिशर्स ने हमें दबा रखा है, हमारी पूरी इकोनॉमी को खराब कर रखा है, हमारे लोगों को बेकार कर दिया कि एकदम दबा के रखा, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को कैसे वापस से ठीक करें, कैसे वापस से हमारे लोगों में विश्वास आए, कैसे हम वापस से अपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करें, तो एक तरीके से वापस से कंट्री को कैसे एक जन्म दिलाएं। एक तो ये था मेन एम। उसके साथ साथ कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करने का ये स्ट्रगल था। उस टाइम सोसाइटी में बहुत सारे सुपरस्टिशंस चल रहे थे, बहुत सारे एवल्स थे, जैसे कि सती प्रथा वगैरह हो गया, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था। तो इस तरीके के बहुत सारे एवल्स थे सोसाइटी में। इन सभी चीज़ों के खिलाफ भी हमारे देश के लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो अगेन कि मतलब किस तरीके के लोग रहेंगे, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, किनको वोट दिया जाएगा, वोट देने का अधिकार होगा, किनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये सारी जो डिस्कशन है वो पहले से ही चल रही थी, वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ हो रही थी। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. अब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही बहुत ज़्यादा लोगों में ये मतलब स्ट्रगल हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा मतभेद था कि इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया को कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कह रहे थे वो एक पर्टिकुलर पाथ की बात कर रहे थे कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तब हम इस तरीके से अपने इंडिया को चलाएंगे, बट दूसरे लोग किसी और तरीके से बात कर रहे थे कि नहीं, जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हम इस तरीके से इंडिया को चलाएंगे। तो मतलब देश कैसे चलेगा, इसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। और ये जो डिफरेंसेस हैं
कि भाई देश को कैसे चलाना है, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आप आज भी डिबेट्स वगैरह सुनते होंगे कि देश में ये कानून क्यों है, ये कानून क्यों नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीजें आज भी चलती हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये अभी भी हैं और आने वाले टाइम पे भी रहेंगे ही रहेंगे। जब तक मतलब अब लोग हैं तो सबकी अपनी अपनी सोच होगी, अपनी ओपिनियन होगी कि हाँ देश को कैसे चलाना है। तो ये कुछ मतभेद तो रहेंगे ही। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. अब इन मतभेदों के बावजूद भी कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे सब एग्री करते हैं, जिसपे कि लगभग सब लोगों ने अपनी सहमति दिखा दी है कि हाँ ठीक है, हम इसी तरीके से अपने देश में चीजों को करेंगे। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि हमारी आज़ादी के बाद शुरू हुआ, बल्कि ये बहुत पहले से ही शुरू हो रहा था। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी जो थे और उनके साथ 8 दूसरे कांग्रेस के लीडर्स, मतलब ये जो 9 लोग थे, इन लोगों ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करना मतलब उसका एक तरीके से खांचा तैयार किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उस चीज को लेकर इन लीडर्स ने अपना काम किया था। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. अब दूसरा 1931 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन था, कराची सेशन मतलब ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती थी, लोग मिलते थे। तो वो कभी कराची में हो गया, कभी लाहौर में हो गया, कभी इलाहाबाद में हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे वो मीटिंग्स कंडक्ट कराते थे। तो कराची सेशन मतलब कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में कराची में मिली थी, मीटिंग की थी, वहां पे इन लोगों ने एक तरीके से इस चीज पे डिस्कशन किया, इस चीज को लोगों के सामने रखा कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया का, आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. अब ये जो दोनों ही डॉक्यूमेंट थी, पहला ये जो 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने दिया था, दूसरा ये कि 1931 में जो कराची सेशन से हमें डॉक्यूमेंट मिला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कि किस तरीके से आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ये 1928 वाला डॉक्यूमेंट और 31 वाला डॉक्यूमेंट, इससे इसमें क्या था कि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट किन चीजों पे एग्री करते हैं, किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट कहते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जितने भी अडल्ट हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अमीरों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, गरीबों को नहीं, या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के, कास्ट के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, दूसरों को नहीं। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस नहीं था, बल्कि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट ये सजेस्ट कर रहे थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम सबको वोटिंग राइट देंगे, वोट देने का अधिकार देंगे। इसके साथ साथ इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में राइट टू फ्रीडम की बात की है कि भाई हमें जन से ही आज़ाद होने का अधिकार है, हम आज़ाद हैं तो ये आज़ादी का जो राइट है वो सबको मिलेगा, सब इक्वल होंगे, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ये चीज़ भी हमारे देश में होगी। एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा आज़ाद भारत में। कि हमें पता है आज भी हमारे देश में कास्ट सिस्टम चलता है, रिलीजन के बेसिस पे बहुत दंगे होते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं हमसे पीछे रह गई हैं, कहीं ना कहीं दब गई हैं। तो उनके राइट्स को, वो माइनॉरिटीज जो हैं, जो कम संख्या में हैं, जिनके राइट्स पहले से उनको नहीं दिए गए, तो उनको भी अधिकार देने हैं और उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये चीज भी हमारे देश में होगी, आजाद भारत में होगी। तो जो आप रिजर्वेशन सुनते हो, कोटा सुनते हो, तो वो इसी चीज के लिए कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी हम प्रोटेक्ट करें, उन्हें भी हम आगे बढ़ने का मौका दें। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constitution Assembly met to deliberate on the Constitution. तो आप देख सकते हो इवन 1928 एंड 1931 में ही हमारे देश में ये डिस्कशन हो रही थी, लोग इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ला रहे थे कि भाई आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, काफी पहले से ही हमारे देश में कुछ बेसिक वैल्यूज थी जिसपे कि लोगों ने सहमति दिखा दी थी। अब साउथ अफ्रीका के केस में क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठी तभी उनके देश में ये चीज पे सहमति लाई गई, डिस्कशन हुआ कि हाँ देश में क्या क्या होगा। बट हमारे देश में तो बहुत पहले से भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाद में बैठी है,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो बाद में शुरू किया है, बट इससे काफी पहले ही हमारे देश में कुछ बेसिक वैल्यूज थी जिसपे कि लोगों ने सहमति दिखा दी थी कि हाँ भाई आजाद भारत में ये चीजें तो होंगी ही। और इन बेसिक वैल्यूज ने बहुत ज्यादा मदद की हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। So the familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. अब कॉलोनियल रूल के टाइम पे ही हमारे देश के लोग धीरे धीरे करके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे। मतलब कि जब ये कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे रूल कर रहे थे, तो उसके एंड तक आते आते हमारे देश के लोग भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे। जो असेंबलीज बन रही थी, जो गवर्नमेंट बन रही थी, तो उसमें हमारे देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों को आइडिया मिलने लगा कि भाई कैसे कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे जब हमारे लोगों ने इस तरीके से पॉलिटिकली पार्टिसिपेट किया, खुद उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस में काम किया, मतलब कि वो नेशनल असेंबली का पार्ट थे, वो अलग अलग कमिटीज का पार्ट थे, तो उससे क्या हुआ, उन्हें समझ आया कि भाई कैसे कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कैसे देश में अलग अलग चीजें होती हैं। तो इन सभी चीजों ने इंस्टीट्यूशनल डिजाइन करने में मदद की कि हाँ हमारे देश में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, है ना, हमारे देश में एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें इससे मदद मिली, जो भी हमने कॉलोनियल रूल के टाइम पे सीखा था। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिया था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। अब लेजिस्लेचर्स मतलब क्या कि जो लोग चुन के आए हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा है, चुनकर भेजा है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो लोग थे उन्हें बहुत कम वोट देने का अधिकार था। सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ ही ऐसे लोग थे जो कि वोट देने के हकदार थे। अब जब कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, तो वो लोग जब किसी को चुनेंगे तो वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के नहीं आएगा, क्योंकि भाई देश में लोग हैं बहुत सारे, मान लो 100 लोग हैं। अब 100 में से आपने सिर्फ 10 लोगों को बोला कि सिर्फ आप ही वोट दे सकते हो, तो जो भी पर्सन चुन के आएगा तो वो मतलब बहुत ज्यादा सहमति के साथ हम मानेंगे नहीं आएगा, क्योंकि भाई 90% लोगों को तो वोट देने का अधिकार मिला नहीं, तो वो कैसे उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो लेजिस्लेचर बहुत ज्यादा वीक था, कमजोर था, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग तो पीछे ही छूट गए, वो तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वीक लेजिस्लेचर था, क्योंकि सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। अब हुआ क्या कि 1937 में इलेक्शंस हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब कि जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, उस टाइम पे जो अलग अलग प्रोविंसेस थी उनमें इलेक्शंस हुए थे, और जो मिनिस्ट्रीज थी, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं, उनमें भी इलेक्शंस हुए थे। और ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया मतलब कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में, पूरे भारत में उस टाइम पे जहां जहां ब्रिटिशर्स का रूल था वहां पे ये इलेक्शंस हुए थे। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब ये जो गवर्नमेंट निकल के आ रही थी, ये जो 1937 में इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट निकल के आ रही थी, वो पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थी। अब पहला तो रीजन हमें पता ही है कि भाई सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, अलग अलग तरीके से लोग आ रहे थे, नॉमिनेट होके लोग जा रहे थे। तो ये जो पूरा सिस्टम था, जैसे भले ही यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, बट ये फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी। But the experience gained by Indians in the working of legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them. अब भले ही ये जो 1937 में इलेक्शंस हुए थे, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट आई थी वो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक नहीं थी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि इन इलेक्शंस के थ्रू धीरे धीरे करके हमारे खुद के लोग, जो इंडियन लोग हैं, अब वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। अब चाहे कैसी भी गवर्नमेंट है, चाहे अनडेमोक्रेटिक है, चाहे कैसी है, बट लोगों को अब आइडिया मिल रहा है, अब लोग सीख रहे हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनमें काम करना अब लोगों को आ रहा था। तो एक तरीके से हमारे लोग रेडी हो रहे थे अपने देश को खुद चलाने के लिए। अब जब खुद के देश के लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस को समझ रहे हैं, तो जब आजाद भारत हो जाएगा, जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, तो हमारे देश के लोग आसानी से अपने देश को चला पाएंगे। तो एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये इलेक्शंस वगैरह हुए,
और हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमारे लोगों को इन सब की अंडरस्टैंडिंग मिल गई। जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो इन सब चीज़ों का आइडिया हमारे देश के लोगों को लग गया कि भाई ये कैसे काम करते हैं। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जरूरी नहीं है कि उसका सब कुछ ही बेकार था, मतलब कि वो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसी चीजें लाई थी जो कि ठीक थी, जिन्हें कि हम एक्सेप्ट कर सकते थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए हैं और उसे हमने अपने आज़ाद भारत में भी एक्सेप्ट कर लिया, राइट। मान लो कोई लॉ है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बट हमें लगा कि वो लॉ ठीक है, मतलब उससे देश के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई अत्याचार वाला लॉ नहीं है, वैसे टेक्निकली करेक्ट लॉ है, तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम उसको अपने आज़ाद भारत में भी रखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने ब्रिटिशर्स की अपने आज़ाद भारत में एक्सेप्ट की। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में ब्रिटिशर्स ने लाया था, तो इसका काफ़ी कुछ हमने एक्सेप्ट किया है, राइट, कि बहुत सारी चीज़ें हमने इस एक्ट से ली हैं। Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit। अब बहुत सारे सालों से, जैसा कि हमने देखा कि भाई हमारे देश में तो 1928 से ही हमारे देश में जो डिस्कशन है वो होने लगी थी, लोग इस चीज पे विचार करने लगे थे कि भाई आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी। और एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी है वो 1946 में बैठी है, मतलब जिस असेंबली ने हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। वो सारे लोग एक साथ, मान लो आप कि 1946 में वो एक्चुअली फॉर्मली बैठे थे कि हाँ भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे देश का। तो भले ही जो फॉर्मल एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में बैठी, बट इससे कहीं पहले भाई 1928 से ही हमारे देश में ये डिस्कशन चल रही थी। तो ये जो बहुत साल हमने थिंक किया, बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया, सलाह मशवरा हुआ, डिस्कशंस हुई, इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बनाने में। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारे जो लीडर्स थे उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिला कि हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं। जिन देशों में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन रखा है हम उनसे सीख सकते हैं, जिन देशों में अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिनमें कॉलोनीज वगैरह हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें हमें अपने देश में नहीं देनी, क्या चीज़ें किसी को परेशान कर सकती हैं तो वो हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो देश के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो सीख रहे थे, बट ऑन आवर ओन टर्म्स। मतलब कि आगे क्या लिखा है कि बट ऑन आवर ओन टर्म्स, कि हम दूसरे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे सीखेंगे, दूसरे देशों से सीखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम उनसे ज्यों की त्यों चीजें कॉपी कर लेंगे, हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। भाई अगर हमें किसी देश से कुछ पसंद आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम आंख बंद करके उसे अपने देश में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसे हम देखेंगे कि क्या वो सेम चीज हमारे देश में लागू होगी, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है हमारे देश के हिसाब से। तो ये सब चीजें भी हम देखेंगे। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US। अब हमारे देश के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि कैसे वहाँ पे नेशनल असेंबली बनी, किस तरीके से वहाँ के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्ट किया, तो उससे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर हुए। साथ ही साथ ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कि वहाँ पे पार्लियामेंट है, उस चीज़ से काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मिली लोगों को। और यूएस के जो बिल ऑफ राइट्स है, कि लोगों को जो राइट देने का सिस्टम है यूएस में, उससे भी इंडिया काफ़ी प्रभावित हुआ। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, सोशलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप मानते हो कि सारा कुछ लोगों का है, जनता सबकी मालिक है, मतलब एक्चुअल मालिक जनता है और सब में सब कुछ इक्वली बंटना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, ऐसा नहीं है, सब में सब कुछ इक्वली बंटना चाहिए। तो ये जो रेवोल्यूशन था रशिया में, इसने भी हमारे काफी सारे इंडियन लीडर्स को प्रभावित किया कि देश में कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी,
इंश्योर कर सकें। Yet they were not simply imitating what others had done. तो अगेन कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश के लीडर्स हैं वो सिंपली चीजों को दूसरे देशों से एकदम ऐसे कॉपी पेस्ट कर ले रहे थे, ऐसा नहीं था। वो लोग पूरा एनालाइज कर रहे थे कि अगर किसी देश का कुछ अच्छा है भी तो क्या उसे हम अपने देश में लागू कर सकते हैं, एज इट इज लागू करने लायक है या उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो ऐसे आंख बंद करके चीजों को कॉपी नहीं किया जा रहा था। At each step they were questioning whether these things suited for our country. तो वो हर स्टेप पे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये चीजें हमारे देश के लिए सही हैं या नहीं। All these factors contributed to the making of our constitution. और इन सभी फैक्टर्स ने मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के बनने में कंट्रीब्यूट किया। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे ही नहीं बन गया है, उसके पीछे काफी सालों की डिस्कशन है, बहुत सारे लोगों की डिस्कशन है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, उन्होंने बनाया है हाँ, बट उससे पहले जो बहुत सारे लोग थे जो डिस्कशंस कर रहे थे, जो लोगों को जागरूक कर रहे थे, जो अलग अलग वैल्यूज को लोगों के सामने ला रहे थे, लोगों की सहमति बन रही थी, वो सारी चीजों ने भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके पास एक एडवांटेज थी कि भाई हमारे देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस वगैरह चल रही थी, तो हमें ऑन द स्पॉट सब कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास ऑलरेडी आइडियाज़ थे कि हमारे देश में किस तरीके से सिस्टम चलने वाला है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, क्या राइट्स हमें लोगों को देने हैं, क्या वैल्यूज़ रहेंगी। ये सारी चीजें हम काफी समय पहले से ही सोचकर विचार कर चल रहे थे, तो इससे हमें फायदा हुआ। तो इसमें इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजों ने ये जो इतने लंबे समय की डिस्कशन थी, जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे वैल्यूज को, कंसेंसस बन रहा था, तो ये सारी चीजों ने काफी कंट्रीब्यूट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में।